हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी 2-3 दिन से जो वीडियो आ रही है, जैसे ही आरएसपी प्री का पेपर हुआ है उस टाइम से लगातार यूट्यूब पर कुछ खबरें आ रही है, कुछ वीडियो ऐसी आ रही हैं जिन वीडियो को देखकर हमारे मन में एक डर पैदा हो गया है, यानी हमारे ऊपर एक डर हावी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले मेरे अंदर भी वही डर हो गया था कि आरएस प्री को लेकर, पेपर को लेकर जो बार बार यूट्यूब पे आ रहे थे कि आरपीएससी का पैटर्न बदल चुका है, इतना हार्ड पेपर आया है। तो मुझे भी ये डर लगने लगा था कि कैसे मैं अब आगे की तैयारी कैसे करूँ, कैसे मैं इस पढ़ाई को कर पाऊंगी, या फिर इस तरह के हार्ड पेपर आएंगे तो मैं कैसे पेपर क्लियर कर पाऊंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार मुझे पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। तो मैंने आरएस प्री का पेपर देखा। उस पेपर को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में जो एक स्ट्रेटजी बनी, या फिर मैंने देखा कि इस टॉपिक पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, तो इसी टॉपिक को लेकर मैं आज अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। तो आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार आप अपने आप को कैसे मैनेज करें ताकि आप अपना डर अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, जिससे आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब चैनल ने अभी इस टाइम क्या किया है कि सबने अपने अपने तरीके से इस चीज़ को पेश किया है कि यार इसका पेपर इतना टफ आया है, लोग अच्छे से स्टूडेंट उसमें नहीं कर पाए हैं। तो इसके कारण क्या है, स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, आप किसी की तैयारी कर रहे हो, हाँ पैटर्न उसका बदला है आरपीएससी का, लेकिन जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें किस तरह से अब आगे तैयारी करनी चाहिए। और जैसे हम देखें कि जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड में हमारे पास 3-4 महीने का ही टाइम है, तो इस टाइम हम डिस्टर्ब होकर अपने आप डिस्टर्ब तो हम नहीं हो सकते, या फिर डिस्टर्ब होकर हम ये नहीं सोच बैठ सकते कि अब मैं आगे कैसे तैयारी करूं या मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए उस पेपर के बारे में सोचते हुए फिर अपने को अपनी तैयारी को हमें कंटिन्यू रखना है। तो आज इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आई हूँ, सॉरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसे अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी और हमें कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ताकि आपके अंदर का डर भी निकल जाए और आपको आगे की भी स्ट्रेटजी पता चल जाए कि हमें कैसे एग्जाम्स है उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने के वाले हैं कि कैसे अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आरएस प्री का जो पेपर है उसको देखकर हमें डरना नहीं है, हमारे डर को इसके ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि क्योंकि नहीं तो हमारी जो पढ़ाई है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, हम बताएं कि ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख देख के हम इन पेपर्स को देख के डर रहे हैं कि पहले बताया जा रहा था कि संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड का पेपर आया है वो पेपर भी बहुत हार्ड था। अब सब बोल रहे हैं आरएस प्री का पेपर भी बहुत हार्ड है। तो आपको है ना, चाहे आप एक दिन पढ़ाई छोड़कर थोड़ा सा अपने आप के माइंड को अपना शांत करें और उसके बाद आरएस जो प्री का पेपर आया उस पेपर को एक बार स्वयं से एनालिसिस करें, खुद से उस पेपर को देखें। यूट्यूबर जो है बता रहे हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। फ्रेंड्स, सच में बताऊँ, मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने अभी 2-3 दिन तक मेरे भी अंदर यही डर बैठ गया था कि मैं अब कैसे तैयारी करूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मुझे है ना इस पेपर को एक बार देखना चाहिए। और जब मैंने इस पेपर को देखा तो मेरे अंदर का डर बिल्कुल ही निकल गया, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, आरएस प्री का जो पेपर है, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे आप उसका पेपर आपके पास कोई आपके फ्रेंड्स किसी ने दिया हो तो उसको देख लो, या फिर आप कहीं से भी इसको डाउनलोड करके देख लो, लेकिन आरएस प्री का पेपर है वो आप एक बार जरूर देखो। और इसके साथ में आपको फ्रेंड्स बताता हूँ, क्योंकि आरएस लेवल का पेपर था तो थोड़ा हार्ड तो पेपर होगा ही, हमारे लेवल से वो पेपर थोड़ा सा हार्ड है, बस ये दिमाग में रखो, क्योंकि उसका लेवल भी थोड़ा हाई है, ठीक है। लेकिन आप अगर उस पेपर को देखोगे तो आपके अंदर का जो डर है वो भी निकल जाएगा कि ये जो पेपर है वो मैं कर सकती हूँ। पेपर का पैटर्न तो बदला है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो नहीं बदला। क्या हमारा जो सिलेबस है, आरपीएससी पेपर तो उसी में से ही बनाएगी ना। हमने क्या तैयारी करी है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आज तक हम जो तैयारी करते थे ऊपरी ऊपरी उथली उथली जो तैयारी करते थे उसके अकॉर्डिंग अब प्रश्न नहीं आते हैं। अब जो प्रश्न आते हैं थोड़े डीप आते हैं,
डीप भी अपन कैसे आते हैं, जैसे कि पहले तथ्यात्मक प्रश्न आते थे, अब जो प्रश्न है वो उनका लेवल बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है कि आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। तो जो प्रश्न है वो लगभग विस्तारित या डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, तो इसके कारण हमें थोड़ा सा वो पेपर हार्ड लग रहा है। ठीक है, यानी हमें टॉपिक की डीप नॉलेज लेनी है, यानी आपको गहराई से कोई भी चीज़ को पढ़ना है। सबसे पहले ये सोचना है, अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया सिलेबस तो भी अब जब दोबारा एक बार आप पढ़ो, तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो, यानी जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब जो एक बार आप दोबारा से सिलेबस को रिवीजन करो, टॉपिक को पढ़ो, तो उस टॉपिक को एक बार डीपली पढ़ना। पहले आपको क्या करना है, आपको जो संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पेपर आए हैं उनको, और आरएस प्री का जो पेपर आया है उसको एक दिन शांति से वापस से देखना है। चाहे आपको एक दिन की पढ़ाई छूट जाए, लेकिन उसको देखने के बाद फिर आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, फिर उस बुक से उस टॉपिक को वापस से गहराई से पढ़ना है। तो आपका देखना, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको बस अपने आप पे इस डर को हावी नहीं होने देना है, लोगों की बातों को आपको विश्वास नहीं करना है, खुद से करके देखना है। खुद से आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से और क्या चीज़ को पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी में है वो अपनी कंटिन्यू रखनी है और उसी तैयारी पर जोर देना है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसकी हमें कैसे तैयारी करनी है। साथ में आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वही रणनीति अपनानी है। जो बुक्स नोट्स आप पढ़ रहे हो वही उनको अपनानी है। और फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर है आपका फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। आपके पास जो मैटर है, जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उन्हीं को ही प्रीफर करना है। क्योंकि अब अगर आप नई नई बुक्स लाएंगे या फिर हम सोचें कि अब नई बुक्स ला के वापस से पढ़ लें, तो फिर हम उनको ना तो पढ़ पाएंगे ना हम रिवीजन कर पाएंगे, और जो बुक्स या नोट्स हमारे पास पहले हैं वो भी हमारी छूट जाएंगे सब। तो हमारा 80 से 60% 70% जो भी मैटर हमारा तैयार है या फिर जितने क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकेंगे वो भी हमारा रह जाएगा। तो इस तरह से हमारी नई नाव है वो बीच में ही रह जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यही करना है कि जो भी नोट्स हैं हमारे पास, जो बुक हैं, उनको हमें अब बदलना नहीं है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर हमें क्या देना, ध्यान देना है। क्या करना है, एक तो सबसे पहले चाहे आप जैसे सेकंड पेपर है आपका फर्स्ट ग्रेड में, उसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट हैं उसको तो मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं 11th-12th की। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी मैं बता रही हूँ, आपको जोर दे के कह रही हूँ कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी का बेस उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिफर कर दिया है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी तो कम्प्लीटली पढ़नी है। अब हम जैसे बात करें फर्स्ट पेपर की बात कर लें, तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनके पास कौन सी बुक है, पवन भवरिया सर की ही बुक मिलेगी, क्योंकि इस टाइम सबने वही प्रीफर करी थी और पवन भवरिया सर की ही बुक सब पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं कि हम इस बुक में से जैसे स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज होते हैं ना, उन पेज को छोड़ देते हैं जिससे उसमें डिटेल में दे रखा है। उसके बाद अपने टॉपिक को पढ़ के और फिर आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। जिसमें भी अभी मोस्ट लाइन है उसको अंडरलाइन कर लिया। लेकिन अब भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आईनी बुक में से रहे हैं, लेकिन इस बुक में से जो लाइन अंडर जो हमें लगती है काम की नहीं है, उन जो लाइन्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा था आरएस के पेपर में, जैसे चुंडा को दहेज में क्या मिला था, कहाँ से मंडोर किससे मिला था, तो ये प्रश्न इसमें आया हुआ था। ये मैंने देखा था, ये मैंने कल जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रही थी तभी मुझे मिला था कि चुंडा को दहेज में मंडोर मिला था। तो इस तरह के ये प्रश्न ये लास्ट में लाइन दी हुई है, तो इसको हम क्या इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है। तो आरपीएससी का पैटर्न यही बदला है कि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन को वो प्रीफर कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि जो अब जैसे कोई महाराणा प्रताप पढ़ रहा है, चाहे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हो, तो हमारी जो ऊपरी जानकारी है उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पहले आ चुके हैं। और वो मोस्टली अब सबको याद है कि प्रजामंडल में, जैसे जोधपुर प्रजामंडल में जयनारायण व्यास का क्या योगदान था, इस तरह से कि जो जयपुर में जो कपूर चंद पाटनी का क्यों योगदान था वो सबको पता है, वो सब पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी और भी इनके साथ जो नेताओं ने साथ दिया, अब उनको भी हमको पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ना आपको वही है। सबके पास शायद पवन भवरिया सर की ही बुक होगी, आपको उसी बुक को वापस से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है,
ये आपके लिए हिस्ट्री के लिए हो गया, क्योंकि मैंने देखा था इसके काफ़ी सारे हिस्ट्री का RS प्री का जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी इतने टफ भी नहीं थे, काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर से ही आए हुए हैं। पॉलिटी पॉलिटी का तो लेवल हमारे जो 2022 के पेपर आए थे उसमें भी काफ़ी टफ था। फी फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी डिटेल में था या डीपली बोल सकते हैं। और RS प्री का तो एक लेवल ही है, तो इसका तो पॉलिटी का पेपर टफ आना ही था। लेकिन इसके बाद भी मैंने देखा नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है, जो राजेश टेलर सर की बुक आ रही है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया हुआ है। उस बुक में से है ना, आप अगर अच्छे से आप उसको पढ़ जाओगे ना तो आपके काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके है ना एक एक जो लाइन है वहीं से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से ज़्यादातर सब जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी आया था जैसे राष्ट्रपति वाला टॉपिक है, आयोग है, भारत में चुनाव है, निर्वाचन आयोग है, संसद है, ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करके ही जाने हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इसमें इन टॉपिक में से क्वेश्चन आए थे, और वो ही क्वेश्चन उनकी हर एक लाइन को में से दे दिए थे। तो आप है ना इस तरह से कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको डीपली पढ़ो, क्योंकि अभी ये नहीं पूछा जाता है कि उसकी राष्ट्रपति की जो शपथ लेता है वो कौन से अनुच्छेद में दी हुई है, या फिर इस तरह से कि आपातकालीन शक्तियाँ किस में दी हुई है, ये नहीं पूछते। अब वो पूछते हैं कि जो आपातकालीन शक्ति है उसके दौरान वो क्या कार्य करते हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है वो बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आगे देखो मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, हिंदी है, इंग्लिश, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं वही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मैथ का जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड आने लगे हैं अब। पहले इसके क्वेश्चन बड़े इजी आते थे, लेकिन अब इसके थोड़े क्वेश्चन हार्ड आते हैं। तो इसमें से आप जैसे मैंने आपको बता भी रही हूँ, जैसे संख्याएं हैं, स्टैटिक्स हैं, ये वाले टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं, उनमें वही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये बैठा लें कि मैं इस पेपर को कर लूंगी, क्योंकि मुझे अब जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये सोचें, अपनी सीमित सामग्री पे विश्वास करके ये आप तैयारी करें। बस आप है ना प्रैक्टिस को बढ़ा दें थोड़ी सी, कि हमें बस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जैसे हिंदी है, हिंदी में संधि है, बाकी शुद्धि वाले हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम पहले भी करते आए हैं और अभी भी कर देंगे। इसमें क्या डिटेल में देंगे, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर दे सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले से जैसे साधारण वाक्य पूछे जाते थे, अब इसमें थोड़ा सा लंबे वाक्य पूछे जाएंगे। तो आपको बस थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हाँ, मुझे इम्पेरेटिव वगैरह के वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो भी हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें जियोग्राफी की। जियोग्राफी में पहले आते थे जैसे सिंगल क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जैसे जलवायु में हमने पहले ये पूछा जाता था कि जैसे थॉर्नवाट है उसके अनुसार कौन सा क्षेत्र आता है। अब ये नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाता है कि कौन जो क्षेत्र आते हैं थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग जो जलवायु में क्षेत्र आते हैं उनके बारे में वो आप ये पूछ लेंगे कि इधर से पूरब से लेकर पश्चिम तक कौन कौन से जलवायु क्षेत्र आते हैं, किनके कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है, कौन सी कृषि कौन से क्षेत्र में होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आए। हालांकि मैंने RS प्री के जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन मैं काफ़ी हद तक कर पाई थी, तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगी। बस उसमें फैक्चुअल नहीं था, थोड़े से डिटेल में वो दे दिए थे। तो आप इसको भी आप आराम से कर लेंगे। जियोग्राफी के आप जो भी मैटर पढ़ रहे हैं, जिस भी सर से पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपको एक नए के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है। अब डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 41-41 हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दूसरा आगे की हम बात करें जैसे स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी तो हमारी वैसे ही 2022 से हार्ड आने लगी है, तो साइकोलॉजी के लिए तो हम तैयार हो चुके हैं कि हमें इस तरह से पढ़नी है, पूरी डिटेल में पढ़नी है। और स्कूल मैनेजमेंट में पहले जैसे ये पूछे थे कि RSCIT का नाम पूछ लिया, वो नहीं पूछ के अब क्या पूछ लेंगे कि RSCIT में कौन कौन से विभाग हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि RSCIT उसके क्या कार्य हैं, RBSC उसके क्या कार्य हैं, BSER के क्या सॉरी कौन कौन से जो इनके अंदर लोग कार्य कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो। बस इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा उसके लिए हमें तैयार रहना है। हाँ, एक करंट अफेयर है, करंट अफेयर का तो कोई कहते हैं ना कि कोई क्षेत्र भी नहीं है, इसका कोई सीमित क्षेत्र तो है ही नहीं।
करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे यार, इसमें मैंने देखा था इसके पेपर में। इसमें भी मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे 10 है तो 10 में से हम 5 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो वार्षिकांक मूमल का खरीद रखा है। मूमल का वार्षिकांक जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें मैंने देखा था। पहले पूछ लेते कि ये जो योजना है ये कब चालू हुई, या इस योजना का क्या कारण है, ठीक है। अब पूछते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसकी डेट क्या है। फिर इस तरह से उसी योजना के बारे में 3-4 फैक्ट देके और एक गलत फैक्ट देके आपको पूछ लेते हैं, एक गलत सेंटेंस देके आपको पूछ लेंगे। और इस तरह से हम के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना डीपली, पहले हम पढ़ लेते वन लाइनर, हाँ कि जो गेम्स हुए उसमें ये इसने ये स्वर्ण पदक जीता और बात खत्म। लेकिन अब यह है कि कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, ये गेम कहाँ पे हुआ था। तो इस तरह की थोड़ी सी मेहनत हमें बढ़ानी होगी, डिटेल में हमें अब जाना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि अपना माइंड भी सेट कर लेना होगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बस थोड़ अपने जो घंटे हैं पढ़ाई के वो थोड़े से हमें बढ़ाने होंगे बस। लेकिन आपको अपने आप को शांत रखना है, धैर्य रखना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि अब इस तरह के पेपर लेवल आएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बस आपको यही सोचना है कि मुझे तो जीतना है और मैं एक दिन जीत के रहूंगी। इससे भी बताऊँ कि इसमें ना जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। पर कैसे? क्योंकि जो नए स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, वो स्टूडेंट मोस्टली क्या है, पहले ऊपर ऊपर से पढ़ के और 2-3 महीने में तैयारी करके क्लियर हो जाते थे। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट होते हैं ना, उनका क्या होता है कि बेस पहले से ही क्लियर होता है। अब हम थोड़ा सा अगर डीपली पढ़ते हैं तो हम अपने आप उस पेपर के लिए तैयार कर पाते हैं, उस पेपर को क्लियर भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही था कि आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेट होते रहें, आपका मोटिवेशन बना रहे और आप डरे नहीं। आप यहाँ तक तैयारी करते हुए आए हैं तो आगे भी अपनी तैयारी करते रहें, छोटे छोटे टारगेट बना के बढ़ें ताकि आपकी जो सफलता है वो आपको मिल सके। बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।